इस घर में आए मुझे 10-15 दिन हो गए। अब मुझे लगता है कि मुझे इस घर को कुछ सेट कर लेना चाहिए। इस दीवार पर मैं सोच रही हूँ कि एक एलईडी लगवा लूँ। एलईडी तो मैंने इस पर लगवा लिया, लेकिन ये तब तक कोई काम का नहीं है जब तक मैं इसमें कोई डिश कनेक्शन ना ले लूँ। चलो, अब डिस्कनेक्शन भी हो गया इसमें। मुझे लगता है कि ये रूम बहुत खाली लग रहा है। यहाँ एक सोफ़ा होना चाहिए। सोफ़ा भी मैंने ले लिया। ओफ, मुझे अपने बच्चों की फ़ीस भी तो भरनी है और साथ में कुछ पैसे भी मुझे रखने हैं अलग रिज़र्व करके कि अगर किसी को कुछ बीमारी हो जाए, कोई परेशानी हो जाए और तो मुझे डॉक्टर की फ़ीस भी देनी पड़ेगी। तो मैं अपनी इतनी सीमित सी आय में करूँ क्या? बहुत बड़ी समस्या है। तो बच्चों, देखा आपने कि प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताएं किस तरह से अनंत होती हैं। जैसे ही वो अपनी एक आवश्यकता की पूर्ति करता है, तुरंत उसके सामने कोई दूसरी आवश्यकता खड़ी हो जाती है। दूसरी आवश्यकता की पूर्ति करता है तो तीसरी आवश्यकता आ जाती है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के आय के साधन बहुत ही सीमित होते हैं। अब इन सीमित साधनों से अपनी अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति वो कैसे करे, यही है आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या को और अच्छे से समझने के लिए आइए हम एरिक रोल की एक परिभाषा को देखते हैं। एरिक रोल के अनुसार आर्थिक समस्या मूलतः चयन की आवश्यकताओं में से उत्पन्न होने वाली समस्या है। यह वह चयन है जिसमें वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। यह संसाधनों के मितव्ययी उपयोग की समस्या है। तो आर्थिक समस्या के अर्थ और इसकी परिभाषाओं का विश्लेषण करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वास्तव में सीमित आय से असीमित आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाए, मूलतः यही समस्या आर्थिक समस्या कहलाती है। अब हमको देखना ये है कि आखिर ये आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। तो आइए हम देखते हैं आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने के कारण। आर्थिक समस्याओं के उत्पन्न होने का सबसे पहला कारण ये है कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं। अगर हम अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से आवश्यकताओं की बात करें तो ये आवश्यकताएं 3 तरह की होती हैं। सबसे पहली जो आवश्यकता होती है वो है अनिवार्य आवश्यकताएं, दूसरा आरामदायक आवश्यकताएं और तीसरी विलासितापूर्ण आवश्यकताएं। अगर हम अनिवार्य आवश्यकताओं की बात करें तो हम देखते हैं कि इसके अंदर वो सभी आवश्यकताएं आती हैं जो हमको अपना जीवन यापन करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिन्हें हम मूलभूत आवश्यकताएं भी कहते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन साथ ही साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज में जीवन यापन करने के लिए ऐसी कई आवश्यकताएं होती हैं जो अनिवार्य आवश्यकताओं के अंतर्गत शामिल की जा सकती हैं। दूसरी आवश्यकताओं की अगर हम बात करें तो वो है आरामदायक आवश्यकताएं, यानी कि कुछ ऐसी आवश्यकताएं जिनकी पूर्ति हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपना जीवन बहुत सुखमय और आरामदायक बना सकें। जैसे हम अपने घर में कूलर, पंखों का यूज़ करते हैं, मनोरंजन के लिए हम टीवी का यूज़ करते हैं, या फिर हम आने जाने के लिए गाड़ियों का प्रयोग करते हैं। तो ये जो वस्तुएं हैं ये सभी हमारे जीवन को आरामदायक बना देती हैं। इसी तरह अगर हम तीसरी आवश्यकता की बात करें तो वो है विलासितापूर्ण आवश्यकता। विलासितापूर्ण आवश्यकताओं के अंतर्गत वे सभी आवश्यकताएं आती हैं जिनका प्रयोग हम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हम भौतिकतावाद को बढ़ावा दे सकें। समाज में बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित स्थान हासिल करने के लिए कई बार हम अपनी अनिवार्य और आरामदायक आवश्यकताओं को रोककर विलासितापूर्ण आवश्यकताओं की ओर आकर्षित हो जाते हैं। विलासितापूर्ण आवश्यकताओं का एक अच्छा उदाहरण यह भी हो सकता है कि एक सामान्य कार से भी हमारा काम चल सकता है, लेकिन सामान्य कार का प्रयोग ना करके हम लग्जरी कार का प्रयोग करते हैं। छोटे से घर से भी हमारा काम चल सकता है, लेकिन फिर भी हम उसकी जगह एक बड़ा बंगला या बड़ा घर खरीदने की सोचते हैं
और उसको खरीदते हैं। तो कई बार हम ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की भी कोशिश करते हैं जिनके बिना भी हमारा जीवन सुखमय और आरामदायक हो सकता था। तो ये सारी आवश्यकताएं विलासितापूर्ण आवश्यकताएं कहलाती है। ये तो हुई आवश्यकताओं की बात। ये सभी आवश्यकताएं ऐसी हैं जिनके बारे में मनुष्य सोचता है कि इनको पूरा करना हमारे लिए ज़रूरी है, तो कैसे अपने सीमित आय से इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, ये एक बहुत बड़ी आर्थिक समस्या है। अगर हम आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने के दूसरे कारण की बात करें तो हम आते हैं इन्हीं आवश्यकताओं की प्राथमिकताओं के बारे में। जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास अनिवार्य, आरामदायक और विलासितापूर्ण आवश्यकताएं हैं। अगर हम सिर्फ अनिवार्य आवश्यकताओं की बात करें तो हमारे पास भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य तीनों ही अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। अब इनमें प्राथमिकता का क्रम हम कैसे निर्धारित करें, यानी कि किस आवश्यकता की पूर्ति हम कैसे करें। शिक्षा भी जरूरी है, भोजन भी जरूरी है, स्वास्थ्य भी जरूरी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सी आवश्यकता सबसे अधिक तीव्र है। तीव्र है मतलब किसकी ज़रूरत हमको सबसे ज़्यादा है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब ये सारी आवश्यकताएं और इनकी तीव्रताएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर प्राथमिकताओं के चयन की जो समस्या है वो आर्थिक समस्या के रूप में जन्म लेती है। अगर हम आर्थिक समस्या की तीसरे कारण यानी कि सीमित साधनों पर बात करें तो हमने देखा कि किस प्रकार मनुष्य के आय के जो स्रोत होते हैं वो बहुत सीमित होते हैं। या तो हम वेतनभोगी होंगे, हमको प्रति माह वेतन मिल रहा होगा, या हम कोई व्यापार कर रहे होंगे, उससे हमको कुछ आय प्राप्त हो रही होगी। लेकिन फिर भी चाहे वेतन से मिले या व्यापार से, हमारा जो आय का साधन है वो सीमित ही होगा। लेकिन आवश्यकताओं को आपने देखा कि किस प्रकार एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी और चौथी बढ़ती ही जाती है। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य के आय के स्रोत सीमित है लेकिन उसकी आवश्यकताएं अनंत हैं। अब इस सीमित साधन से अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति किस तरह की जाए, ये भी एक महत्वपूर्ण आर्थिक समस्या को जन्म देता है। इसी तरह अगर हम आर्थिक समस्या की उत्पत्ति के चौथे कारण को देखें तो हम देखते हैं विकल्पों का चयन। अब हमने देखा कि साधन तो हमारे पास सीमित हैं, उन्हीं सीमित साधनों के प्रयोग से हमको सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए बिजली का जो बजट है वो हमारा निश्चित है। बिजली का उपयोग हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं। हम घरेलू उपकरण चलाने के लिए कर सकते हैं, बिजली का प्रयोग हम अपने खेतों में कर सकते हैं, बिजली के प्रयोग के द्वारा हम बड़ी मशीनों को भी चला सकते हैं। तो साधन तो सीमित है लेकिन उसके उपयोग बहुत सारे हैं। अब यहाँ पर हमको प्राथमिकताओं का चयन करना पड़ेगा कि कौन सी आवश्यकता मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यानी किसकी तीव्रता मेरे लिए सबसे अधिक है। ठीक उसी तरह अगर हम लकड़ी की बात करें, लकड़ी का उपयोग हम फर्नीचर बनाने के लिए कर सकते हैं, लकड़ी से हम अपने घर भी बना सकते हैं, लकड़ी को हम ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि साधन जो है वो तो सीमित है लेकिन उसके विकल्प, उसके प्रयोग के जो विकल्प हैं वो असीमित हैं। अब यहाँ पर उपभोक्ता की विवेकशीलता काम में आनी चाहिए कि वो प्राथमिकताओं का क्रम किस तरह से निर्धारित करे और श्रेष्ठ विकल्प का चयन कैसे करे। कुल मिलाकर अगर आर्थिक समस्या की बात की जाए तो वास्तव में ये सिर्फ एक चयन की समस्या है। चयन यानी कि एक सीमित साधन से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार की जाए, यहाँ पर प्राथमिकताओं का चयन ही आर्थिक समस्या को जन्म देती है। ये तो रही आर्थिक समस्या की बात। लेकिन अगर हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या की बात करें तो उन समस्याओं का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से होगा। पहला वर्गीकरण यह हो सकता है कि क्या और कितना उत्पादन किया जाए। अब क्या और कितना में अगर हम पहले क्या उत्पादन किया जाए को समझने का प्रयास करें तो ये दो भागों में बटा होगा कि
उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या फिर पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। अब उपभोक्ता वस्तुएं क्या है, ये हम पहले भी जान चुके हैं। हम अपने दैनिक जीवन में जितनी भी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, चाहे वो हमारे भोजन से संबंधित हो, फैशन से संबंधित हो, हमारी शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, ये सारी वस्तुएं जो हैं वो उपभोक्ता वस्तु के अंतर्गत आती है। अब उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कुछ वस्तुएं पूंजीगत होती हैं, जैसे कि बड़ी मशीनों का उत्पादन, उपकरण या औजारों का उत्पादन। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये वही पूंजीगत वस्तुएं हैं जिनके द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। तो इन दोनों प्रकार की वस्तुओं का अगर विश्लेषण किया जाए तो हमें पता चलता है कि दोनों ही वस्तु अति आवश्यक है। तो यहाँ पर यह समस्या उत्पन्न हो जाती है कि इनमें से किसका उत्पादन किया जाए। अब मान लीजिए हमने ये भी निर्धारित कर लिया कि किसका उत्पादन करना है, उपभोक्ता या पूंजीगत। तो फिर से एक समस्या आती है कि कितना उत्पादन करना है, यानी कितनी उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करना है और कितना पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करना है। दूसरा वर्गीकरण यह हो सकता है नागरिक वस्तुओं का उत्पादन और सैनिक वस्तुओं का उत्पादन। अब अगर हम नागरिक वस्तुओं के उत्पादन की बात करें तो हम सब एक नागरिक हैं। आप सोचिए, आप अपने दैनिक जीवन में कितनी सारी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। सामान्य तौर पर जितनी भी उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं वे सभी नागरिक वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं। बात अगर हम सैनिक वस्तुओं की करें तो सैनिक वस्तुओं के अंतर्गत सैन्य सुरक्षा से संबंधित तोप, बंदूकें, सैन्य उपकरण या सैनिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाए जाने वाले जैकेट, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब जितना महत्व नागरिक वस्तुओं का है उतना ही महत्व सैन्य उपकरणों का भी है, यानी सैन्य सुरक्षा के लिए उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं का भी है। तो फिर ये समस्या उत्पन्न हो जाती है कि नागरिक वस्तुओं का कितना उत्पादन किया जाए और सैन्य वस्तुओं का कितना उत्पादन किया जाए। तीसरी समस्या का वर्गीकरण अगर हम करें तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं, अनिवार्य वस्तुएं और विलासितापूर्ण वस्तुएं। अनिवार्य वस्तुओं के बारे में हम जान चुके हैं, वो सारी वस्तुएं जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। जैसे हम कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, तो इनका उत्पादन भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इसकी तुलना विलासिता की वस्तुओं से करें तो विलासिता की वस्तुएं जिसमें हम लग्जरी कारों, पंखे की कूलर की जगह हम एसी का प्रयोग और इस तरह की सुख सुविधा की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, इनका उत्पादन आता है। तो क्या अनिवार्य वस्तु का उत्पादन किया जाए और विलासिता को रोक दिया जाए? ऐसा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विलासितापूर्ण वस्तुओं की भी आवश्यकता होती है। और दूसरी बात, राजस्व के अंतर्गत लिए जाने वाले कर का एक बहुत बड़ा हिस्सा विलासिता की वस्तुओं से भी प्राप्त होता है। अब यह समस्या है कि अनिवार्य वस्तु का उत्पादन हो या विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन हो, और अगर हो तो किसका कितना उत्पादन हो। चौथी महत्वपूर्ण समस्या के वर्गीकरण के बारे में हम बात करें तो ये हो सकता है निजी वस्तुओं का उत्पादन और सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन। निजी वस्तुओं के उत्पादन के अंतर्गत व्यक्तिगत रूप से प्रयोग की जाने वाली सभी वस्तुएं, चाहे वो निजी मकान हो, कोई निजी भवन हो, निजी अस्पताल हो, निजी शिक्षण संस्थाएं, सभी आती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की अगर बात की जाए तो सड़कें, परिवहन के साधन, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, ये सारे निर्माण कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। तो क्या केवल सार्वजनिक भवनों का निर्माण ही महत्वपूर्ण है, निजी भवनों का निर्माण महत्वपूर्ण नहीं है? ऐसा भी नहीं कह सकते। जितना महत्व सार्वजनिक वस्तुओं के निर्माण का है उतना ही महत्व निजी वस्तुओं के निर्माण का भी है।
तो फिर से समस्या उत्पन्न होती है कि सीमित साधनों का प्रयोग निजी वस्तुओं के निर्माण में कितना करें और सार्वजनिक वस्तुओं के निर्माण में कितना करें। तो क्या उत्पादन करना है कि समस्या को हल करने के बाद दूसरी समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि कितना उत्पादन करना है। अब कितना उत्पादन करना है कि समस्या को हम समाज की आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि से जोड़कर देखते हैं, यानी कि किसी वस्तु की हम उतनी इकाई का उत्पादन तो अवश्य करें जिससे कम से कम सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि तो हो सके। अब ये क्या और कितना उत्पादन की समस्या को अगर हम एक संभावना वक्र द्वारा देखें तो ये उत्पादन संभावना वक्र हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। एक हम OX अक्ष लेंगे जिस पर हम उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन को दर्शाएंगे। उसके बाद हम OY अक्ष लेंगे, यहाँ पर हम पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दर्शाएंगे। हम यहाँ पर दो दशाओं को देखेंगे। पहली दशा, अगर हम उपभोक्ता वस्तु की OE इकाई का उत्पादन करते हैं तो उस कंडीशन में हम पूंजीगत वस्तु की OD इकाई का उत्पादन करेंगे। यहाँ पर हमको एक संयोग बिंदु A प्राप्त होगा। ये रही एक दशा। दूसरी दशा, अगर हम उपभोक्ता वस्तु की OG इकाई का उत्पादन करते हैं तो हम पूंजीगत वस्तु की OF इकाई का ही प्रयोग कर पाएंगे और यहाँ पर हमको संयोग बिंदु C प्राप्त होगा। अब अगर हम A और C को दो समान भागों में बांटें तो एक बिंदु हम B भी प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर इसका विश्लेषण हमको ये बता रहा है कि हम इन दोनों वस्तुओं में से उत्पादन इस प्रकार निर्धारित करेंगे कि एक वस्तु के उत्पादन को अगर बढ़ाएंगे तो दूसरी वस्तु के उत्पादन को हमको कम करना पड़ेगा। एक वस्तु का उत्पादन अगर कम करेंगे तो हम चाहें तो दूसरी वस्तु का उत्पादन हम बढ़ा सकते हैं। यानी कि हमारे पास जो सीमित साधन है उन साधनों का प्रयोग अगर हमको दो भागों में बांटना है तो एक भाग में हम उन सीमित साधनों का अधिक प्रयोग कर सकते हैं और एक भाग में कम प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि हमने बिंदु A और C में देखा। लेकिन इसके बीच हमको एक बिंदु B भी हमने प्राप्त कर लिया। ये हमको बताता है कि चाहे तो हम उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन और पूंजीगत वस्तु का उत्पादन बराबर बराबर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम उत्पादन संभावना वक्र उस दशा में बना सकते हैं जब हमारे सामने समस्या यह हो कि क्या और कितना उत्पादन करना है। क्या और कितना उत्पादन किया जाए, इस समस्या का हल ढूंढ लेने के बाद किसी भी अर्थव्यवस्था के सामने दूसरी महत्वपूर्ण समस्या ये उत्पन्न होती है कि किस प्रकार उत्पादन किया जाए। वास्तव में किस प्रकार उत्पादन की समस्या के अंतर्गत उत्पादन का ढांचा क्या हो, संगठन किस प्रकार का हो, किस स्तर पर उत्पादन किया जाए, इस तरह की समस्याएं आती हैं। इन समस्याओं को अगर हम वर्गीकृत करके देखें तो तीन बिंदुओं में यह हमें दिखाई देती है। पहली समस्या तो ये होती है कि सीमित साधन का सही उपयोग किस प्रकार किया जाए। जैसे कि हम पहले भी जान चुके हैं कि हमारे पास उत्पादन के जो साधन है वो बहुत सीमित है, बहुत कम साधन है और उन्हीं साधनों से हमको उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु दोनों ही प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करना है। तो इन सीमित साधनों में से कितनी मात्रा का प्रयोग हम उपभोक्ता वस्तु को बनाने में करें और कितनी मात्रा का प्रयोग हम पूंजीगत वस्तु को बनाने में करें, ये तो हमारी पहली समस्या थी। लेकिन किस प्रकार करें, उत्पादन का ढांचा कैसा हो,
संगठन किस प्रकार हो, किस स्तर पर किया जाए, ये एक समस्या हमारे सामने फिर से आ जाती है। दूसरा बिंदु अगर हम देखें तो उत्पादन का ढांचा जो होता है वो बहुत जटिल होता है। ये सोचना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार कि पूंजी प्रधान तकनीकों का प्रयोग किया जाए या श्रम प्रधान तकनीकों का प्रयोग किया जाए। तो कुल मिलाकर इस समस्या के समाधान के लिए सिर्फ यह देखना ही काफ़ी है कि पूंजी प्रधान या श्रम प्रधान किसी भी तकनीक का प्रयोग किया जाए, उत्पादन इस तरह से हो कि अधिकतम सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि हो सके। तीसरे बिंदु का अगर हम अवलोकन करते हैं तो हमारे सामने एक समस्या आती है कि वस्तु और सेवाओं का कुशल उत्पादन किस प्रकार हो। वस्तु और सेवाओं के कुशल उत्पादन का संबंध हम उपलब्ध संसाधनों के कुशल प्रयोग से जोड़कर देख सकते हैं। हमारे पास जो सीमित संसाधन उपलब्ध हैं, उन सीमित संसाधनों को हम उपभोक्ता और पूंजीगत वस्तुओं में किस प्रकार विभाजित करें, किसका कितना और किस प्रकार उत्पादन करें, ये एक समस्या हमारे पास यहाँ पर आती है। तो कुल मिलाकर इस सेकंड स्टेज जो है कि किस प्रकार उत्पादन किया जाए, हमको इन समस्याओं का हल ढूंढना है कि हमने ये तो निश्चित कर लिया कि क्या उत्पादन करना है और कितना करना है। अब हमारे सामने ये समस्या आ रही है कि किस प्रकार उत्पादन किया जाए। तो बच्चों, आपने देखा कि उत्पादन किस प्रकार किया जाए, यह भी एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। इसी समस्या को अगर हम उत्पादन संभावना वक्र के एक ग्राफ के रूप में देखें तो ये ग्राफ को कुछ इस तरह से बनेगा। हम पहले OX एक अक्ष लेंगे, उस पर हम उपभोक्ता वस्तुओं की संख्याओं को दर्शाएंगे। OY अक्ष हम लेंगे जो कि पूंजीगत वस्तुओं को दर्शाएगा। इन OX और OY अक्ष के आधार पर उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु में जो साधन है, उत्पत्ति के जो साधन है, उनका कुशलतम प्रयोग कुछ इस प्रकार किया जाए जिससे हमको एक वक्र P डैश प्राप्त हो और इसमें हमको मूलतः दो बिंदु पहले A और C प्राप्त हो। इसके साथ ही हमको एक मूल बिंदु D भी प्राप्त होगा। अब हम इन बिंदुओं का विश्लेषण करें तो D जो है वो PP वक्र के अंदर है और वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं वहाँ उत्पादन के साधनों का कुशलतम उपयोग नहीं किया गया है और उपभोक्ता और पूंजीगत दोनों ही वस्तुओं का कम उत्पादन प्राप्त हुआ है। अब अगर हम बिंदु A और बिंदु C की बात करें तो ये PP वक्र पर है और ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं हमने पूंजीगत वस्तु के उत्पादन पर उत्पत्ति के साधनों का कुशलतम प्रयोग किया है और अगर C बिंदु देखें तो हमने उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन पर उत्पत्ति के साधनों का कुशलतम प्रयोग किया है। यहीं से अगर हम इसको दो भागों में बांट लें, A और C के वक्र को अगर हम दो भागों में बांट लें तो हम ये कह सकते हैं कि हमने इन साधनों का प्रयोग उपभोक्ता वस्तु के उत्पादन और पूंजीगत वस्तु के उत्पादन पर बराबर किया है। एक संभावित बिंदु हमको बाहर E भी दिखाई दे रहा है, वो सर्वोत्तम जो प्रभावी जो प्रयोग है उत्पत्ति के साधनों को, उसको वो दर्शाता है। तो इस प्रकार इस उत्पादन संभावना वक्र से भी हमको यही स्पष्ट होता है कि उत्पादन के साधन हमारे पास सीमित हैं, हम उसका किस प्रकार प्रयोग करें। दो चीजें हैं हमारे पास, उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन और पूंजीगत वस्तु का उत्पादन। एक वस्तु के उत्पादन पर हम उत्पत्ति के साधनों को ज्यादा लगाएंगे तो दूसरी वस्तु के उत्पादन पर उन साधनों को हम कम लगा पाएंगे। इसके विपरीत अगर हम एक वस्तु के उत्पादन में उत्पत्ति के साधनों का कम प्रयोग करें तो अगर हम चाहें तो दूसरी वस्तु का उत्पादन हम बढ़ा सकते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था के सामने तीसरी महत्वपूर्ण समस्या ये होती है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए।
किसके लिए उत्पादन किया जाए, इसको अच्छे से समझने के लिए हम इसको दो बिंदुओं में इसका अध्ययन करेंगे। जैसे कि विभिन्न आर्थिक इकाइयों में अगर हम इसको डालकर देखें तो हम जो उत्पादन किए, हमने किसके लिए किया? व्यक्तियों के एक समूह के लिए, परिवार के लिए, एक उत्पादक के लिए, समाज के लिए, ऐसे विभिन्न वर्गों में जो उत्पादित इकाइयाँ होती हैं वो बट जाती हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये वितरण की समस्या है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। इसी समस्या को हम एक और बिंदु से जोड़कर देख सकते हैं कि यहाँ पर सामाजिक न्याय की बात भी आती है कि उत्पादन जो हमने किया है वास्तव में उसका लाभ किस वर्ग को प्राप्त हुआ है। अब सामाजिक न्याय की हम पुष्टि किस प्रकार से करें कि वास्तव में हमने जो उत्पादन किया है उससे सामाजिक संतुष्टि उपभोक्ताओं को प्राप्त हुई है या नहीं। क्योंकि जो अधिक आय वर्ग के लोग हैं या जिनके पास धन अधिक है, वो उत्पादन के जो प्रोडक्शन हुआ है, उत्पादन हुआ है, उत्पादित वस्तुओं का एक बड़ा हिस्सा आसानी से अपनी आय के द्वारा खरीद सकते हैं। लेकिन जो मध्यम वर्ग है जिनके पास बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, या जो निम्न वर्ग हैं जिनकी आय बहुत सीमित होती है, वो उत्पादित की गई इकाइयों का एक छोटा भाग भी नहीं खरीद पाते। यानी कि कहा जाए तो वो अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए।